नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो यूनिट 3 चल रही है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। इसमें हम पढ़ेंगे एक जो टॉपिक हमारा बचा है जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत सारी चीज़ हम जानेंगे। साथ में हम जो इसके अंतर्गत जो टॉपिक है जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे पहला टॉपिक है, दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये संगठन वाला भी कंप्लीट हो चुका है और मीडिया वाला भी। अब हमारा जो लोकतंत्र है वो एंड हो जाएगा तो हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 4th यूनिट की तरफ चलेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हम जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसको एक प्रकार से डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी मतलब इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं और हिंदी में इसको लोकतंत्र बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार से प्रजातंत्र। तो जैसे आपने संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को मिलता है, हाँ जो है हम भारत के लोग, ऐसा मतलब उसमें लिखा गया है सबसे पहले, यानी जनता के लिए। तो सारी चीज़ें एक प्रकार से जनता से ही उत्पन्न है, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में सारी चीज़ें, मतलब एक प्रकार से जो मेन पावर है वो जनता को माना गया है, यानी कि अंतिम पावर और जो मेन पावर वो जनता को माना गया है। तो उसी के अनुसार अगर देखें तो वर्तमान जो युग है वो हमको लोकतंत्र का युग देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार से राजनीतिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और इसके अंतर्गत अगर देखें हम तो जो परिभाषा है, जैसे लोकतंत्र की बात करें तो जो आंग्ल भाषा है, आंग्ल भाषा के अंतर्गत एक शब्द देखने को मिलता है आपको, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को अगर हिंदी में करें अपन रूपांतरित तो उसका मतलब बन जाता है क्या, लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र। इसी के अलावा एक और चीज़ देखने को मिलती है ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसिया। तो ग्रीक भाषा का जो डेमोक्रेसिया है उसमें भी हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो डेमोस और एक क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब प्रजा या लोक होती है, यानी जनता होती है, और क्रेटोस का मतलब होता है शासन से मिलकर बना, मतलब प्रजा के जो शासन उससे मिलकर बना जो है उसको हम एक प्रकार से लोकतंत्र बोलते हैं। और इसी के अनुसार अगर देखें तो सरकार का जो ऐसा रूप जिसमें प्रजा प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सीधे, जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको जनता सीधे चुनती है, ठीक है, जिनका जो प्रमुख होता है वो हमको देखने को मिलता है प्रधानमंत्री बनता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जब जनता जो है किसी प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि के द्वारा अन्य कोई व्यक्ति, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट महोदय को चुना जाएगा, यानी राष्ट्रपति महोदय को, तो वो क्या कहलाएगा, ये अप्रत्यक्ष कहलाएगा। है जनता के द्वारा ही चुना परंतु एक मीडिएटर के रूप में भूमिका निभा रहा कौन, जो प्रतिनिधि है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जनता जो होती है, प्रजा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उसके माध्यम से शासन करती है। इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, लोकतंत्र की संज्ञा इसको दी गई है। इसके बाद हम देखें यहाँ पे तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हम देखें तो स्वयं जो लोग होते हैं, लोगों के हाथों में सत्ता रहती है, ठीक है, ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे लोकतंत्र के संबंध में, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, उस शासन व्यवस्था से है जिसमें हर एक व्यक्ति का जो भाग, एक प्रकार से भाग रहे या फिर उसकी सहभागिता रहे, या निर्णय प्रक्रिया या फिर जो भी है शासन में सहभागिता उसकी रहना चाहिए। तो इसको हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र बोल सकते हैं। अब लोकतंत्र मात्र राजनीतिक या आर्थिक नहीं है बल्कि इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से भी होता है, ठीक है, मस्तिष्क से इसका सीधा संबंध होता है। और इसमें राजनीतिक और सामाजिक जनमानस के लिए अवसर की समानता का विचार अंतर्निहित होता है। और यह सिर्फ एक शासन पद्धति नहीं है बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। तो लोकतंत्र को आप काफ़ी विस्तार से देखें तो यहाँ देख सकते, देखिए एक पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर बेनी प्रसाद। इनके अनुसार अगर देखें तो लोकतंत्र के बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो ये एक प्रकार की जीवन पद्धति है इनके द्वारा कहा गया, और यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति के सुख का एक महत्व हो सकता है और किसी को भी अन्य किसी व्यक्ति के सुख का साधन नहीं समझा जा सकता, मतलब वो खुद उसके सुख का साधन होता है, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अगर देखें तो लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था में कैसे देख सकते हैं, जैसे लोकतंत्र जो है उस समाज का विचार करता है जहां भेदभाव नहीं होता है, मतलब जाति, मजहब, लिंग, रूप, रंग, इसके कारण अगर कोई छोटा बड़ा नहीं है तो उससे संबंधित आप समझ सकते हैं वह लोकतंत्र है, ठीक है, यानी कि एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है लोकतंत्र। साथ में हम देखें तो लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों की योग्यता का सम्मान किया जाता है, मतलब सिंपल सी बात अगर बोले हम तो यहाँ पे जो है जाति वर्ग ये सारी चीज़ों पे विवाद नहीं होता और यहाँ पे योग्यता की जो है वैल्यू रखी जाती है। जो सरकार है वो क्या करती है, व्यक्तियों को योग्य बनाने का भी काम करती है। तो ये हमको एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है लोकतंत्र।
साथ में हम नेक्स्ट देखें तो लोकतंत्र जो है राज्य व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखें जैसे संप्रभुता है, संप्रभुता का जो निवास है वो हमको अंततः जनता में ही रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें तो संप्रभुता जो होती है सामूहिक रूप से समाज में अंतर्निहित होती है, समाज में ही निहित होती है। इसके अलावा जनता का जो शासन है, जनता शासन संबंधी जो विषय है उसमें अंतिम शक्ति अपने पास रखती है। तो ये भी हम देख सकते हैं लोकतंत्र एक राज्य व्यवस्था के रूप में भी देखने को मिलता है। तो हमने देखिए लोकतंत्र से संबंधित यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखें, ठीक है, बेसिक चीज़ें। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की, मतलब लोकतंत्र की जो विशेषता है उसके अंतर्गत हम यहाँ देखें तो हमको बहुत सारी यहाँ पे विशेषता देखने को मिलती है। जैसे जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा के अंतर्गत अगर देखें तो प्रजातंत्र की अनेक विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। जैसे एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी एक पर्सन थे, इन्होंने एक प्रकार से लोकतंत्र को व्यक्त करने के लिए यानी अपने व्यक्तित्व की जो विकास है उसकी अनिवार्य शर्त को मानते हुए यहाँ पे इन्होंने 12 जो विशेषता है उनको बताया। तो 12 विशेषताओं को तो हम देखेंगे नहीं, यहाँ पे मुख्य रूप से हम जो है इतनी हमारे सामने विशेषता देखी है वो उनको देखेंगे। जैसे इनके अंतर्गत जो है 12 विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती थी, जैसे बहुमत में निर्णय, बहुमत के निर्णय में विश्वास, यह विश्वास कि शासन में जनता का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, और यह विश्वास कि राज्य का निर्माण समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया हो, और संप्रभुता जनता में निहित हो। तो इस प्रकार से इन्होंने टोटल 12 विशेषताओं को बताया था जॉन ड्यूवी ने। हम मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पे जो हमारे सामने विशेषताएं दी गई है। तो सबसे पहले बात करें हम पहली तो शासन का जो प्रतिनिधित्वात्मक जो स्वरूप है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जैसे जनता है और जनता के द्वारा कोई पर्टिकुलर जो प्रतिनिधि उसको चुनकर क्या है भेजा गया है, और उसके द्वारा कोई अन्य पर्सन को चुना जा रहा है जैसे राष्ट्रपति महोदय को, तो इसी को बोला जाता है प्रतिनिध्यात्मक जो स्वरूप है वो इस प्रकार से शासन का देखने को मिलता है, और ये लोकतंत्र की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ देख सकते देखिए प्रजातंत्र की सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, और ये जो है मतलब प्रजातंत्र की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और वर्तमान युग में देखें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र असंभव माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और क्षेत्रफल काफ़ी छोटा हो चुका है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हमको अप्रत्यक्ष यानी कि प्रतिनिधात्मक जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है लोकतंत्र के प्रति शासन की जिम्मेदारी। तो एक प्रकार से अगर देखें तो जो लोकमत है, लोकमत का जो सम्मान है और उसके प्रति जवाबदेही प्रजातंत्र का एक प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण माना जाता है। और छोटे से छोटे जो नागरिक है उसको भी प्रजातंत्र में सम्मान दिया जाता है, और जो शासन से सहमत भी नहीं होते हैं या विरोधी होते हैं उनका भी यहाँ पे शासन सम्मान करता है। साथ में देखें तो अल्पसंख्यकों का यहाँ सम्मान देखने को मिलता है, मतलब जिनकी संख्या कम देखने को मिलती है तो उनका भी यहाँ पर सम्मान देखने को मिलता है एक प्रकार से, क्योंकि यह भी संभव है कि आज जो अल्पसंख्यक है वे कल बहुसंख्यक बन जाए, और जो बहुसंख्यक है वे अल्पसंख्यक बन जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे अल्पसंख्यकों को सम्मान देने का काम किया जाता है। अतः लोकतांत्रिक शासन की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। फिर उसके बाद देखें तो सीमित शासन का मतलब क्या है। सीमित शासन का मतलब है प्रजातंत्र में सरकारें जो होती है, जो संविधान है, संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करती है। ठीक है, संविधान से ऊपर मतलब संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता, इसलिए संविधान को श्रेष्ठ माना गया है। तो सीमित शासन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। वे असीमित तथा अनियंत्रित नहीं हो सकती जो शासन व्यवस्था होती है। और संविधान जो होता है जनमत, न्यायपालिका, विरोधी दल, जो विपक्षी दल होते हैं, विरोधी दल होते हैं, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार आदि से सरकार पर जो प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। नेक्स्ट अगर देखें तो विधि का शासन देखने को मिलता है हमको लोकतंत्र की विशेषता के अंतर्गत। तो विधि का शासन जैसे मैंने बताया है, प्रजातंत्र में शासन जो होता है विधि का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। मतलब व्यक्ति को यहाँ श्रेष्ठता नहीं दी जाती, यहाँ विधि को श्रेष्ठता दी जाती है जो बनी है पहले से संविधान के अंतर्गत। कानून राजा होता है, मतलब जो कानून होता है वो सबसे बड़ा होता है, राजा उसको बोला जाता है। परंतु राजा कानून नहीं होता, मतलब जो राजा मतलब होता है वर्तमान में अगर देखें तो हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री महोदय वो कानून नहीं हो सकते, परंतु कानून एक प्रकार से राजा हो सकता है। ठीक है, विधि के शासन का तात्पर्य क्या होता है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे और सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे कानून की उचित प्रक्रिया एवं कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, दो चीज़ें हमने पढ़े थे जो ब्रिटेन और अमेरिका से संबंधित फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत पढ़े थे, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें हम तो एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व देखने को मिलता है। जैसे भारत की अगर बात करें तो मुख्यतः भारत में तो दिल खोलकर सारी चीज़ें की जाती है, चाहे वो दल बनाने की हो या चाहे गंदगी करनी या प्रदूषण करने की हो, तो सभी चीज़ें हमको भारत में मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलती है। तो एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा, विचारधारा, उद्देश्य आदि के अनुसार दल बनाने का अधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया है।
दल जो होता है समाज की मानसिकता को प्रकट करते हैं। इसलिए प्रजातंत्र में एक से अधिक चाहे जितने दल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो साम्यवादी शासन है उसमें भी एक ही दल होता है और उसी की तानाशाही होती है, परंतु यहाँ पे हमको तानाशाही देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जनता के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर एक जो दल है जो जीतकर सत्ता पर आया है उसके द्वारा अगर नाटक नोटंकी की गई, जनता के हित में कोई काम नहीं किया गया, तो जनता के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि उसको हटाए और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर शासन पर बैठाए। तो यहाँ पे एक से अधिक हमको राजनीतिक दल का अस्तित्व देखने को मिलता है। फिर देखें तो समयबद्ध निर्वाचन देखने को मिलता है। जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र निर्वाचन पर टिका है। जैसे अगर बात करें तो हर 5 साल में यहाँ पे जो है सत्ता बदलती रहती है। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो सत्ता में बना रहेगा, नहीं तो वो निकल लेगा। अतः जो प्रतिनिधि होते हैं उसका निर्वाचन जनता द्वारा नियमित समय पर किया जाता है। ऐसा होने से प्रतिनिधि सरकार की वैधता एवं जो औचित्य पूर्णता है वो भी यहाँ पे बनी रहती है। मतलब तानाशाही यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जैसे हम चीन में बात करें या रूस में बात करें तो वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है और वहाँ चुनाव का कोई प्रावधान नहीं। जैसे आप चीन में बात करें तो चीन में तो परमानेंट कर दिया है, मतलब शी जिनपिंग जो है वो उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो एक प्रकार से राष्ट्रपति वहाँ पे बना रहेगा। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो प्रजातंत्र में एक प्रकार से एक मजबूत न्यायपालिका की अपेक्षा की जाती है और सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। इसके अलावा अगर देखें तो सरकार के कार्य जो विधि होते हैं आदि की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए जो है जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जैसे अगर बात करें जुडिशल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा जिसे बोलते हैं, उसको भी यहाँ पे इसकी व्यवस्था होती है ताकि जो लॉ या कानून बनाया गया है उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम किया जा सके। किसके द्वारा? जुडिशरी या न्यायपालिका के द्वारा। तो इस हिसाब से देखें तो हम स्वतंत्र न्यायपालिका हमको देखने को मिलती है। ठीक है। ब्रिटेन में जो न्यायिक समीक्षा है उसकी शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त नहीं होती, मतलब वहाँ संसद की सर्वोच्चता चलती है और हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता चलती है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जैसे, तो यहाँ हमने विशेषताएं देखें लोकतंत्र की। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है लोकतंत्र की विशेषता के अंतर्गत। तो जैसे लोकतंत्र में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता होती है। साथ में लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें सभी वर्ग जो होते हैं, जैसे अल्पसंख्यक है, जैसे हमने अभी देखें ST SC है आदि को उचित अधिकार यहाँ प्राप्त होते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक को हम देख सकते हैं बाद में जाकर वो बहुसंख्यक भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर समान अधिकार सबको प्रदान किए जाते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। लोकतंत्र में किसी भी धर्म, जाति, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वो हमने देख चुके हैं। लोकतंत्र में यदि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसको दूसरे चुनाव के पश्चात यहाँ पे मतलब बदलने का यहाँ अधिकार होता है जनता को। लोकतंत्र में निर्वाचित नेताओं को नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना होता है और लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति कैसी होती है? उत्तरदायी या जवाबदेही होती है। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक टॉपिक पर जिसका नाम है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र की विशेषता के अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो यहाँ हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलती है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और दूसरा देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। ठीक है। प्रत्यक्ष को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट प्रजातंत्र बोल सकते हैं। अप्रत्यक्ष को हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र हम इसको या प्रतिनिधित्व इसको बोल सकते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की अगर बात करें हम प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहली अगर बात करें हम तो इसको एक प्रकार से प्योर या फिर हम बोल सकते हैं शुद्ध बोला जाता है। ठीक है, शुद्ध प्रजातंत्र इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता जो है वो स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और जो संपूर्ण नीति होती है, योजना होती है आदि का निर्माण करने में भी एक प्रकार से स्वयं का निर्धारण होता है। जैसे प्राचीन समय में अगर देखें तो रोम में हमको, यूनान में, भारत में और चीन में जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है उस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। परंतु वर्तमान में क्या देखने को मिलता है? वर्तमान में ओनली स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्र में, कुछ जिलों में और यहाँ देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ जगह पर हमको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देख सकते हैं वर्तमान में आपको जनसंख्या की जो है भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और भौगोलिक जो क्षेत्र है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की जाए तो यहाँ पे असंभव माना जाता है। तो इसलिए अब जो है अप्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो भी एक प्रकार से व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि सटीक यहाँ पे बैठता है वो सिद्धांत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला। तो इस हिसाब से देखें तो वर्तमान में हमको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत कम जो है, मतलब बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है अब।
तो चलिए यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है तो जनता के पास में क्या पावर होते हैं, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के क्या यहाँ पे उपकरण या क्या टूल्स होते हैं जिसके द्वारा जो है जनता को काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे दे दी जाती है। तो यहाँ देखिए लैंड्सजीमेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता क्या है, तो मुख्य रूप से ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी ये जो व्यवस्था है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगी, स्विट्जरलैंड में। तो काफ़ी प्रचलित है वहाँ। और वर्ष के प्रारंभ में खुले आकाश के नीचे जनता जो है एक प्रकार से आम सभा बोल सकते हैं हम, खुले आकाश के नीचे एक आम सभा का आयोजन किया जाता है और इसी सभा में जनता शासन कार्य पर भी क्या करती हैं, विचार करती हैं और साथ में जो कानून होते हैं, कानून का निर्माण करने में भी जनता का ही हाथ होता है। तो इसे बोला जाता है लैंड्सजीमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरा पावर क्या होता है इसका, दूसरा उपकरण की अगर बात करें तो लोक निर्णय या जनमत संग्रह, या फिर हम बोल सकते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम जो होता है वो इंग्लिश में, तो उसको रेफरेंडम बोला जाता है। तो जो जनमत संग्रह है उसका मतलब क्या होता है, किसी कानून जो बनाया जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई संधि की जा रही है, ट्रीटी जिसे बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन किया जा रहा है, तो जैसे कानून बनाया जा रहा है, संधि की जा रही है, संशोधन किया जा रहा है। तो ये इन सभी विषय पर, महत्वपूर्ण जो विषय है इन पर जनता के मत या जो विचार होते हैं उनको एक प्रकार से एकत्रित करना जनमत संग्रह कहलाता है या रेफरेंडम कहलाता है। इससे क्या होता है, यह स्थापित होता है कि वास्तविक जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। जैसे हम बात करें वर्तमान में स्विट्जरलैंड में हमको ये देखने को मिलता है, साथ में ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, फ्रांस में देखने को मिलता है, इटली में देखने को मिलता है। तो इन सभी देशों में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। अच्छा, जनमत संग्रह दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना। एक तो होता है अनिवार्य, मतलब अनिवार्य रूप से जनता से जनमत संग्रह करना पड़ेगा, और दूसरा होता है ऐच्छिक, यानी कि करना, जनमत संग्रह करना नहीं करना, ये सब जो है ऐच्छिक होता है। जैसे जो अनिवार्य होता है, अनिवार्य जनमत संग्रह का तात्पर्य मतलब ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिन पर जनमत संग्रह कराना अनिवार्य होता है, जबकि ऐच्छिक जो जनमत संग्रह है उसकी अगर बात करें तो जनता की मांग या फिर राजनीतिक सत्ता के विवेक या इच्छा या उसको आवश्यक समझा जाए तो जनमत संग्रह कराया जाएगा, नहीं तो नहीं कराया जाएगा। तो ये दो चीज़ हो गई, हमने देखें। फिर देखते हैं आरंभक। आरंभक का मतलब होता है जैसे शुरू करना या प्रारंभ करना या पहल, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव मतलब कोई चीज़ का आरंभ करना या प्रारंभ करना या पहल करना। तो इसके अंतर्गत हमको जो है कानून निर्माण या संविधान संशोधन की पहल जो है जनता के द्वारा ही की जाती है, मतलब शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, जनता के द्वारा। ठीक, तो यहाँ देखिए किसी प्रकार की चीज़ें, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड में हमको संविधान में मतलब यह व्यवस्था है कि 50,000 मतदाता नागरिक जो है कानून निर्माण या संशोधन हेतु व्यवस्थापिका से अनुरोध करके पहल कर सकते हैं, और संशोधन के क्षेत्र में यह पूर्ण संशोधन या फिर आंशिक संशोधन में से किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये जो संशोधन के लिए जो मांग की जा रही है वो एक प्रकार से रिटर्न भी हो सकती है और अनरिटर्न भी हो सकती है, या तो लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी दोनों प्रकार से यहाँ पे हो सकती है। इसमें जनता द्वारा स्वीकृत या सुझाव जो होते हैं उसके मत के अनुसार व्यवस्थापिका को कार्य करना पड़ता है। तो ये कहलाता है इनिशिएटिव। अब एक और इम्पॉर्टेंट टूल यहाँ देखने को मिलता है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, जिसको बोला जाता है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, रिकॉल, वापस बुलाना। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दिया हूँ। राइट टू रिकॉल किसको प्राप्त होता है, जनता को होता है, और ये मुख्य रूप से आपको स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को या कोई पार्टी को सत्ता में बैठा दिया गया है। अब सत्ता में बैठाने के पहले आपको पता होगा जब चुनाव लड़ा जाता है तो जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब जैसे शासन में वो बैठ जाते हैं बाद में ये मुकर जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आए तो जनता के पास में एक टूल प्रदान किया गया है कि अगर जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जो व्यक्ति है, वो अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो उनने बोला था जो करना चाहिए, उसका दायित्व होना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, तो जनता के पास पावर होता है कि उसको वापस बुलाए। ठीक है, वापस बुलाए मतलब रिकॉल करे उसको। ठीक है, प्रत्यावर्तन बोलते हैं इसको। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, यदि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के जो कार्य है उससे या व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, या फिर जो उसके द्वारा जो वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं करता है वो, या फिर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो जनता उसे अपने कार्यकाल के बीच में ही क्या कर सकती है, वापस बुला सकती है। यानी कि रिकॉल की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध है, तो उसके द्वारा उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए मतदाताओं की एक निश्चित संख्या निर्धारित की जाती है, मतलब एक निश्चित संख्या के द्वारा इसका प्रकार से प्रस्ताव पारित हो जाता है। स्विट्जरलैंड में ये प्रथा हमको देखने को मिलती है और अमेरिका में भी हमको कहीं कहीं ये प्रथा देखने को मिलती है। इससे भी एक प्रकार से जन संप्रभुता प्रमाणित होती है, और अंतिम जो संप्रभु होती है, संप्रभु शक्ति, वो जनता के हाथ में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के कुछ उपकरण हमने देखे। अब दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलेगी अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देखेंगे, इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं प्रतिनिधियात्मक जो शासन है जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है जिसको हम बोल देंगे प्रतिनिधियात्मक शासन, इसको भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधियात्मक शासन या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। इसमें जनता जो होती है, जनता शासन में सहभागिता अपने द्वारा जो निर्वाचित एक प्रकार से जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से करती है। जैसे मान लीजिए हमने किसको चुना, एमएलए को चुना, ठीक है, और दूसरा एमपी को दिए। ठीक है, एमपी और एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उस विधायक को हमने चुने, तो इनके द्वारा आगे जाकर जो है राष्ट्रपति महोदय को चुना जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जनता जो है एक प्रकार से एक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ जो है शासन में भाग लेती है और एक प्रकार से उसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखने को नहीं मिलता और एक प्रकार से प्रतिनिधिगण जनता की ओर से कानून का निर्माण करते हैं एवं शासन संबंधी समस्त कार्य यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए यह जो होती है लोगों की सत्ता के लिए अंतिम स्रोत को श्रेय देता है जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, परंतु यह विशुद्ध प्रजातंत्र से इस रूप में भिन्न है कि जो इसका जो सिद्धांत है, मतलब एक प्रकार से इस सिद्धांत पर निर्माण हुआ कि लोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उस सत्ता का संतोषजनक रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में प्रतिनिधि होता है और यह जो प्रभुता है उसको रखने और उसके प्रयोग के बीच में एक प्रकार से भेद पर आधारित है। अब इस प्रकार अगर देखें हम तो अप्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। जैसे मीडिएटर के रूप में भले ही यहाँ पर शासन हो रहा, परंतु जनता के प्रति यहाँ उत्तरदायी माना जाता है। मुख्य रूप से ये व्यवस्था हमको भारत में देखने को मिलती है, इंग्लैंड में देखने को मिलती है, अमेरिका में देखने को मिलती है। हालांकि अमेरिका में कुछ जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो देखिए मुख्य रूप से हम अगर चार बात करें, अब देखिए अप्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है या प्रतिनिधित्व है उसको हम सामान्यतः चार भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे यहाँ भाग देखने को मिलेंगे, जैसे संसदीय है, अध्यक्षात्मक है, इसके अलावा संघात्मक है, इसके अलावा देखें तो एकात्मक है। तो ये चार मुख्य कैटेगरी देखने को मिलेगी, जैसे संसदीय या मंत्रिमंडलात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक और एकात्मक, ये चार व्यवस्था देखने को मिलती है मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में। पर हम अन्य जो चीज़ें हैं जैसे दल विहीन है, बहुदलीय प्रजातंत्र है, द्विदलीय है, एक दलीय है, बुनियादी प्रजातंत्र है, केंद्रित प्रजातंत्र है और विकेंद्रित प्रजातंत्र है, इन सभी को यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो चलिए यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, सबसे पहले बात करते हैं संसदीय या मंत्रिमंडलात्मक प्रजातंत्र की। इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, संसदीय प्रजातंत्र। इस प्रजातंत्र में क्या होता है, वास्तविक सत्ता किसके अंतर्गत रहती है, ये रहती है संसद। ठीक है, तो संसद या मंत्रिमंडल में निवास करती है जिसके सदस्यों का चयन जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके जो चुनाव है मतलब जनता के माध्यम से वोट दिया जाता है और इनके चुनाव किए जाते हैं। जैसे इसका जो जन्म है, संसदीय जो व्यवस्था है उसका जन्म कहाँ देखने को मिलता है हमको, ब्रिटेन से। ठीक है, इसकी जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है, जन्मभूमि या मातृभूमि ग्रेट ब्रिटेन माना जाता है। भारत में उसी का क्या किया गया है, अनुकरण किया गया है। भारत में कहाँ से ली गई संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से ली गई है। यानी कि लोअर सदन अपर सदन हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ जो कॉमन है वो बोला जाता है ब्रिटेन में, और हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की संख्या इसको दी गई है। यहाँ देखिए दोहरी कार्यपालिका हमको देखने को मिलेगी। नाम मात्र का जो है राष्ट्र मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष यहाँ देखने को मिलता है। वास्तविक प्रधानमंत्री देखने को मिलता है। सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। दलीय व्यवस्था, सजातीय गोपनीयता, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ये सारी चीज़ हमको इस संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। दूसरी अगर बात करें अध्यक्षीय प्रजातंत्र की, तो अध्यक्ष मतलब होता है प्रेसिडेंशियल जो डेमोक्रेसी है वो इसको बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में बोले तो अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र। मुख्य रूप से ये यूएसए में देखने को मिलती है, जिसमें हम देखें तो देखिए अध्यक्षात्मक जो प्रजातंत्र है उसमें हमको एक प्रकार से जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका मतलब जो कानून बनाने का काम करती है, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र होती है। जैसे संसद की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती है, मतलब कानून बनाने और एग्जीक्यूट करने वाले जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। परंतु यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो होती है आपस में जुड़ी नहीं होती है, दोनों अलग अलग यहाँ पे होती है, स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति व उसके सचिव व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। एकल कार्यपालिका होती है और इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल निश्चित यहाँ पर होता है, उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही अपदस्थ किया जाता है। जबकि यहाँ पे अनिश्चित होता है किसका, एक प्रकार से जो
कार्यकाल है किसका, कार्यपालिका का निश्चित, मतलब एक प्रकार से लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, परंतु यहाँ पे निश्चित होता है। महाभियोग जिस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ पे कार्यपालिका को भी हटाया जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये हमको देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट देखें तो संघात्मक प्रजातंत्र देखने को मिलता है। तो संघात्मक प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, ये जो प्रणाली होती है संघात्मक प्रजातंत्र हम देखें तो यहाँ पे देखें तो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। शक्ति विभाजन का मतलब क्या है, जैसे सेंटर की अगर बात करें, सेंटर के पास पावर होती है और सेंटर जो है अपने अंतर्गत जो भी स्टेट होते हैं, स्टेट को यहाँ पे पावर मतलब एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो हम इसके अंतर्गत अगर देखें तो शक्ति विभाजन इसको बोला जाता है, यानी शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। और यहाँ देखिए इसमें देख सकते हैं हम शक्ति विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे हमको मतलब यूएसए और स्विट्जरलैंड में हमको देखने को मिलती है संघात्मक प्रजातंत्र। फिर एक और जो हमारा चौथा नंबर का था जिसके अंतर्गत हमने देखे थे शुरुआती तौर पर, एकात्मक प्रजातंत्र बोला जाता है। एकात्मक प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, यूनिटरी डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है संघात्मक प्रजातंत्र को, इसको बोला जाता है फेडरल डेमोक्रेसी और इसको बोला जाता है यूनिटरी डेमोक्रेसी। तो इसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें केंद्र तथा राज्यों में वैधानिक दृष्टि से शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। मतलब यहाँ पे शक्ति आपकी जो डिस्ट्रीब्यूट है वो नहीं की जाती है। क्या किया जाता है, यहाँ पे केंद्र के पास संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती हैं, यानी कि जो सेंटर होता है वो यहाँ पे पावरफुल भूमिका निभाता है, यानी इसी के पास सारी पावर यहाँ देखने को मिलती है। और जो इकाई होती है, जैसे हम राज्य की बात करें तो जो स्टेट होते हैं, स्टेट को शक्ति दी जानी है नहीं दी जानी है वो कौन डिसाइड करेगा, केंद्र डिसाइड करेगा, यानी सेंटर डिसाइड करेगा। ठीक है, और एक प्रकार से जो इकाइयाँ होती है वो स्वायत्त एवं स्वतंत्र नहीं होती है। इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, इन सभी में हमको यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे भारत की बात करें हम तो भारत में तो हम देखिए यहाँ पे भारत का उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा हमको। तो भारत में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो हमको देखने को मिलता है संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है और दूसरी देखने को मिलती है एकात्मक व्यवस्था। तो दो चीज़ें यहाँ देखिए, दोनों मतलब दोनों तो पूरी मिलेगी नहीं, दोनों का कुछ अंश हमको देखने को मिलता है, यानी कि हम बोलें तो दोनों का मिश्रित रूप हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मिश्रित मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको एक प्रकार से हम अर्धसंघीय बोलेंगे, क्वाज़ाई फेडरल आपने सुना भी होगा। ठीक है, अर्धसंघीय इसकी जो व्यवस्था है वो भारत में देखने को मिलती है, यानी कि थोड़े गुण संघात्मक के भी देखने को मिलते हैं, थोड़े गुण एकात्मक के भी देखने को मिलते हैं। ये दोनों चीज़ हमको भारत के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब बात करें एक दलीय प्रजातंत्र की। एक दलीय मतलब सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। तो देखिए सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्रीय जो शासन है उसमें राजनीतिक दलों की जो महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है हमको, और प्रजातंत्र का इसको प्राण भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से लोकमत का जो है निर्माण करने में, लोकमत का निर्माण, चुनावों का संचालन, सरकार का गठन, सरकार पर नियंत्रण, राजनीतिक चेतना का विकास करने, जनता और शासन के मध्य कड़ी राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण और जो संस्कृति उसका निर्माण करने, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे ये काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। फिर द्विदलीय व्यवस्था। देखिए एक दलीय जो व्यवस्था है आपको यहाँ पे मुख्य रूप से देखें तो एक दल की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, मुख्य रूप से चीन की अगर बात करें तो यहाँ हमको एक दल की व्यवस्था देखने को मिलेगी, मतलब विपक्ष में कोई दल नहीं होता। और द्विदलीय व्यवस्था की अगर बात करें तो द्विदलीय व्यवस्था में हमको मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, द्विदलीय व्यवस्था ये हमको देखने को मिलती है जैसे एक जो सत्ता पर बैठा है दल, दूसरा उसी के जैसा यहाँ पे विपक्ष में भी देखने को मिलेगा विपक्षीय दल। तो अब देखिए जनता के पास में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ अगर इस व्यक्ति के द्वारा कुछ गड़बड़ की जाती है तो विपक्ष में उसकी स्टेफनी बैठी हुई है, इसको यहाँ पर शासन पर बैठा दिया जाता है। तो इस डर के कारण सत्ता पर बैठा व्यक्ति भी क्या करता है, मतलब सही ढंग से काम करेगा। मुख्य रूप से अगर देखें तो यूएसए में हमको देखने को मिलता है, इंग्लैंड में ये देखने को मिलता है हमको, कौन सी द्विदलीय प्रजातंत्र जो है, द्विदलीय टू पार्टी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। फिर इसी के अलावा हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है बहुदलीय प्रजातंत्र। बहुदलीय प्रजातंत्र मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। आपको फिर से याद आ गया होगा, भारत इसका उदाहरण सही बैठाता है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी पार्टी हर एक स्टेट में, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको 8 पार्टी देखने को मिलेगी, और अगर राज्य स्तर की अगर बात करें तो राज्य स्तर पर आपको लगभग 50 के आसपास पार्टियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टी है वो बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलेगी जिनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, और ये 8 जो है इनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो पार्टी है उसका दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ देखिए बहुदलीय जो प्रजातंत्र है यहाँ विभिन्न प्रकार की पार्टियाँ देखने को मिलती है, जैसे भारत है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, इनमें हमको देखने को मिलती हैं।
अब यहाँ हम एक पार्टी की बात करें तो एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। जो जीतने लायक होता है वो नहीं मिलता। तो ये एक पार्टी जो होती है दूसरी पार्टी से क्या करती है? गठबंधन करने का काम करती है। कोalition गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो गठबंधन करने का काम करती है। गठबंधन की सरकारें यहाँ बनती है और यह भी कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता, विकास में अवरोध आदि को भी जन्म देती है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की यहाँ पे हमको कमियां दिख रही है, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्या दिख रही है किसमें? बहुदलीय, एक दलीय, द्विदलीय जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत। तो आगे चलकर एक नई जो व्यवस्था देखने को मिलती है, नई प्रजातंत्र देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है दल विहीन प्रजातंत्र, यानी कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे दलों का जो अस्तित्व है प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु एक दलीय, द्विदलीय तथा जो बहुदलीय व्यवस्था हमने देखे हैं इनके अंतर्गत गुण दोषों को देखते हुए तथा दल बदल, जैसे एक दल से दूसरे दल में कोई चला गया है लालची या फिर एक प्रकार से लालच को देखते हुए, तो यहाँ पे जो विचारक है, विभिन्न प्रकार के विचारक, मतलब अलग अलग जो कैटेगरी के विचारक है उनके द्वारा क्या कहा गया है कि एक प्रकार से दलों की जो खींचतान है उससे तो बेहतर है कि दल रही ना, मतलब एक प्रकार से दल विहीन प्रजातंत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दल विहीन जो प्रजातंत्र है उसके समर्थक मानते हैं कि दलों के कारण समाज में क्या होता है, काफ़ी विद्वेष देखने को मिलता है, यहाँ पे हिंसा देखने को मिलती है, विघटन देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है दल के कारण। तो हितों का टकराव यहाँ पे बढ़ जाता है और दल जो होते हैं घृणा का वातावरण तैयार करते हैं, इसलिए दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए, ऐसा मानना है विचारकों का। तो आगे कौन कौन से विचारक इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आचार्य विनोबा भावे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, विनोबा भावे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनका मत है कि चुनाव का विष जो वृक्ष है, एक प्रकार से चुनाव का जो विष वृक्ष है बहुमत पर आधारित सहचर के रूप में समाज में पारस्परिक विद्वेष का जहर फैलाता है। और विनोबा भावे जो है उन्होंने चुनाव में प्रयुक्त होने वाले 3 बातों का उल्लेख किया, जैसे आत्मस्तुति, परनिंदा और मिथ्या भाषण। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक पर्सन और है जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, मतलब जो राजनीतिक विचारक है उसके अंतर्गत जयप्रकाश नारायण। इनका मत है कि जो भारतीय प्रजातंत्र है उसका एक प्रकार से सुदृढ़ आधार केवल ऐसी स्वशासित ग्राम इकाई हो सकती है जिसमें भेदों का अपेक्षाकृत कम होता है तथा दल विहीन प्रजातंत्र की धारणा का सफल होना अपेक्षाकृत अधिक संभव हो जाता है। तो ये इनका मानना है। इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे ने कुछ बात और कही है, जैसे बहुमत जो है शासन एक रिवाज बन गया है, इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। और एक प्रकार से अगर देखें तो क्या बहुमत के कुछ सिद्धांत व चरित्र है यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? दल विहीन प्रजातंत्र के अंतर्गत। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रजातंत्र आता है वो बुनियादी प्रजातंत्र। ये सारी चीज़ हमको अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। तो इसको बोला जाता है बुनियादी, मतलब बेसिक डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है। तो देखिए बुनियादी प्रजातंत्र जो होता है विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र की भांति यहाँ जन संप्रभुता, यानी जनता की एक प्रकार से संप्रभुता का समर्थन करता है ये बुनियादी प्रजातंत्र। परंतु जब सत्ता शीर्ष पर पहुंचती है तब इसमें जनता जो होती है, एक प्रकार से सत्ता जनता के हाथ में नहीं रह जाती। जनता शीर्ष जो सत्ता है, यानी टॉप लेवल पर जो सत्ता है उसके अधीन कार्य करती है। बुनियादी लोकतंत्र में सरकारी तत्वों की प्रधानता रहती है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे सामने देखने को मिलेगा केंद्रित प्रजातंत्र। केंद्रित मतलब सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है और इसे एक प्रकार से प्रजातंत्रात्मक केंद्रीयतावाद जो होती है इसको कहा जाता है। जैसे सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ में इसी प्रकार का प्रजातंत्र देखने को मिलता है। किस प्रकार का? केंद्रित प्रजातंत्र। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्थानीय जो इकाइयाँ होती है, सरकार के अंगों को अपने मामलों का प्रबंध करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और ऊंचे सरकार, मतलब एक प्रकार से अपने से ऊंची जो सरकार है उसके अंगों की गतिविधियों जो है भाग लेने के लिए पूर्ण अवसर यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। किसमें? केंद्रित प्रजातंत्र के रूप में। सोवियत संघ में ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। अब लास्ट जो हमको देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अंतर्गत विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र। तो यहाँ देखिए डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखें तो जो साम्यवादी देश होते हैं उसमें प्रजातंत्र का केंद्रीकरण एक प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। जैसे इसके अंतर्गत देखें तो ग्राम स्तर पर हमको यहाँ पे शासन से लेकर केंद्रीय स्तर पर शासन या सरकार तक जनता की सक्रिय भागीदारिता या सहभागिता देखने को मिलती है। तो ग्राम स्तर पर भी जनता की सहभागिता, साथ में केंद्रीय स्तर पर भी जनता की सहभागिता देखने को मिलती है। और पंचायती राज आपको याद होगा भारत में, तो इसी अवधारणा की देखें तो यानी कि विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ देखें, देखिए हमने सारी चीज़ यहाँ देखे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो प्रतिनिधित्व होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत। तो जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के जो विभिन्न हमने प्रकार देखे हैं
उसके सभी के अध्ययन से क्या स्पष्ट होता है आपको, तो जो प्रजातंत्र है उसको विभिन्न देशों में अपनी विचारधारा एवं आवश्यकता अनुसार अलग अलग रूपों में लागू किया गया है। चाहे वो पश्चिमी जो प्रजातंत्र हो या फिर वो पूर्वी यानी कि साम्यवादी गांधीवादी हो, एक दलीय हो, द्विदलीय हो, बहुदलीय हो या फिर दल विहीन हो, इसके अलावा हम बोले तो केंद्रित हो या फिर विकेंद्रित हो, सभी ने अपने अपने तर्क यहाँ पर प्रदान किए हैं और सभी अपने को ही पूर्ण प्रजातांत्रिक और दूसरों को कम प्रजातांत्रिक घोषित करने की यहाँ पे बात करते रहते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमने बात की है कौन सी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, तो यहाँ हमको दो चीज़ें देखने को मिली, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके अंतर्गत हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जिसमें जनता सीधे भाग ले, यानी कि जनता जो है स्वयं भागीदार हो यहाँ पे निर्णय प्रक्रिया में, चुनाव में, जो भी चीज़। और अप्रत्यक्ष मतलब इसके अंतर्गत प्रतिनिधियात्मक, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव या एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन किया जाता है जनता के द्वारा। मतलब जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है और उस प्रतिनिधि के द्वारा जो मेन व्यक्ति है यानी कि राजा को यहाँ पर चुना जाता है। तो देखिए प्रत्यक्ष के अंतर्गत हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो लोकसभा देखने को मिलती है, एक राज्य विधानसभा, और दूसरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत जो विधानसभा, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में भी हमको इसकी व्यवस्था देखने को मिलेगी आगे चलकर, क्योंकि यहाँ भी विधानसभा देखने को मिलती है। तो आगे इसकी बात करेंगे, पहले अभी हम जो है दिल्ली और पौंडीचेरी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अंतर्गत लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आपको कितनी सीट देखने को मिलती है, 552 टोटल मिलाकर। पर वर्तमान में है कितनी, वर्तमान में इतनी नहीं है। मतलब यहाँ 552 अगर होगी तो यहाँ पे 530 कहाँ से आएगी, स्टेट से, ठीक है, और 20 कहाँ से आएगी, 20 आएगी यूनियन टेरिटरी से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और दो जो देखने को मिलेंगे एंग्लो इंडियन, ठीक है। एंग्लो इंडियन जो भारत में देखने को मिलते हैं उनके लिए भी एक प्रतिनिधि की यहाँ जरूरत होती है जो उनके पक्ष में यहाँ पर निर्णय ले सके। तो ये तो देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में हमको इतने मेंबर देखने को नहीं मिलते। वर्तमान में हमको 545 देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर देखें तो यहाँ पे हमको 530 तो आपको स्टेट से देखने को मिल जाएंगे, साथ में 13 आपको यूनियन टेरिटरी से देखने को मिलते हैं, और 2 यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। टोटल मिलाकर देखें तो यहाँ पे हमको 545 देखने को मिलेंगे। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश की जो सीट है वो लोकसभा में कितनी है, वो भी आपको याद रखना, तो 29 है मध्य प्रदेश की सीट। एमपी की जो सीट है मध्य प्रदेश में 29 सीट देखने को मिलती है। और इसी के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत ही इनका जो बॉस होता है वो बॉस होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही एक भाग या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का एक भाग माना जाता है, उसी के अंतर्गत ही आता है। दूसरी चीज बात करें, राज्य में हमको इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं राज्य विधानसभा। तो राज्य विधानसभा में देखें तो जैसे राज्य विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 देखने को मिलती है और न्यूनतम सदस्य संख्या हमको 60 देखने को मिलती है। परंतु हमको कुछ अपवाद की दृष्टि से अगर देखें तो अपवाद में भी हमको ये देखने को मिलता है। जैसे हम 371 जो अनुच्छेद है उसकी अगर बात करें तो इसके तहत विभिन्न जो राज्य हैं हम देखेंगे बाद में जब प्री के लिए सिलेबस पढ़ेंगे, तो 371 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न अलग अलग जो राज्य है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य है, कुछ पिछड़े राज्य है, कुछ जनजातीय क्षेत्र है, तो उनको यहाँ पे जो है उनकी सीटों का निर्धारण अलग अलग प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कुछ अपवाद की श्रेणी में यहाँ देख सकते हैं राज्य विधानसभा के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे जो है एक एंग्लो इंडियन भी यहाँ देखने को मिलता है, एक सीट एंग्लो इंडियन की देखने को मिलती है। और एमपी में जो सीट है अगर देखें तो 230 देखने को मिलती है और एक आपको एंग्लो इंडियन देखने को मिलता है। टोटल मिलाकर 231 देखने को मिलती है। और संबंधित राज्य मतलब मध्य प्रदेश की जो जनता है इसके द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से इसका निर्वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक तो दिल्ली देखने को मिलेगा, दिल्ली, और दूसरा देखने को मिलेगा पौंडीचेरी। तो दिल्ली की जो है एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ 70 सीट वाली जो विधानसभा उसका प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ पौंडीचेरी की अगर बात करें तो 30 सदस्यीय विधानसभा सीट का प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पर किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रत्यक्ष निर्वाचन की। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की। तो अप्रत्यक्ष में आपको राज्यसभा देखने को मिलती है, विधान परिषद, राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति, ये 4 चीज़ देखने को मिलती है। तो राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में कुल सीट कितनी देखने को मिलती है, 250 प्लस आप अगर देखें तो यहाँ देखने को मिलती है, देखिए मतलब कुल सदस्य यहाँ 250 देखने को मिलते हैं और वर्तमान में कितने देखने को मिलेंगे, 245, सॉरी हाँ यहाँ 245 देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 नहीं है, तो 245 देखने को मिलते हैं। तो 245 में से कौन कौन हो सकते हैं, जैसे अगर बात करें तो 245 में से 233 जो है वो तो हो गए राज्य के अंतर्गत। और साथ में आपको ये भी पता होगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 12 ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है, नॉमिनेट किया जाता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में पारंगत होते हैं। लाइक अगर बात करें हम साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में,
तो इन क्षेत्र में अगर पारंगत व्यक्ति है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा है उसकी सीट कितनी है? एमपी में इसकी सीट 11 देखने को मिलेंगी। ठीक है, विधान परिषद की बात करते हैं, राज्य के अंतर्गत जो होता है विधान परिषद, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमको अप्रत्यक्ष निर्वाचन देखने को मिलता है और अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो होती है यहाँ पे जो जिस राज्य की विधानसभा है उस राज्य में जो विधानसभा के सदस्य है उसका 1/3। मान लीजिए यहाँ पे आपको 90 सीट देखने को मिल रही है विधानसभा में, तो आपको 30 सीट देखने को मिलेगी। कहाँ पे? मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 सीट किसके अंतर्गत? विधान परिषद के अंतर्गत। पर 30 सीट यहाँ पे नहीं बोला है। ठीक है, मतलब देखिए 1/3 तो बोला है, परंतु 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 40 यहाँ होने चाहिए और अगर ज़्यादा है तो मिनिमम एक प्रकार से 1/3 हम देख सकते हैं। तो देखिए जो 40 है, 40 कहाँ से यहाँ पे देखें तो इनमें एक प्रकार से कहाँ से चुनाव इसके लड़े जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं कुछ विशेष क्षेत्र में 1/6, मतलब टोटल जो संख्या उसके 1/6 सदस्यों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद पंचायतों या स्थानीय निकायों से संबंधित अगर बात करें तो 1/3 यहाँ पे स्थानीय पंचायतों से संबंधित लोगों को यहाँ पे क्या किया जाता है, जो विधान परिषद है उसके सदस्य के रूप में चुना जाता है। विधानसभा के अंतर्गत 1/3 जो है, यानी कि विधानसभा में जो निर्वाचित जो सदस्य है उसके अंतर्गत भी 1/3 जो सदस्य उनको यहाँ पे लाया जाता है। फिर स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है, जो कि 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पे 1/12 जो इसका भाग है 1/12 लाया जाता है। 1/12 लाया जाता है अध्यापन के क्षेत्र में 3 वर्ष से काम कर रहे हो। ठीक है, माध्यमिक लेवल से मतलब ऊपर रहना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा से ऊपर, तो उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया मतलब एक प्रकार से उसका निर्वाचन किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें राष्ट्रपति महोदय की, तो राष्ट्रपति महोदय आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो इसके अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? यहाँ 4 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो लोकसभा देखने को मिलती है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य यहाँ पे भाग लेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखें तो हमको यहाँ पे देखने को मिले राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेंगे। साथ में दिल्ली और पांडिचेरी के अंतर्गत जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेंगे। तो 4 लोगों ने यहाँ एक प्रकार से भाग लिया। तो ये जो अंतर्गत जो भी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं वो एक प्रकार से प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पे भाग लिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव है कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। मान लीजिए ये 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति के, तो एक व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो उसको ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति उसको पसंद है तो इसको वोट डाल के आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक मत पत्र दिया जाता है, वहाँ वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 1 नंबर ये है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप 4 नंबर व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं तो या जिताना चाहते हैं तो उसको आपको 1 वरीयता देना पड़ेगा। फिर आपको दूसरे नंबर के व्यक्ति को आप मतलब दूसरे नंबर व्यक्ति आपको पसंद है तो दूसरी वरीयता उसको देंगे, फिर आप इसको जो है तीसरी वरीयता देंगे और चौथी, इस प्रकार से। और जो ज़्यादा वरीयता मतलब 1 वाले जो आते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उन्हीं को यहाँ पे अगर 50% से ऊपर आ जाते हैं तो राष्ट्रपति के पद पर उनको चुन लिया जाता है। मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव भी इसी प्रकार से होता है और इनके निर्वाचन में एक प्रकार से अगर देखें तो ये भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और संसद के दोनों सदन के जो सदस्य हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो दोनों जो सदन है उसके सदस्य यहाँ पे चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो नॉमिनेट हो, दोनों सभी प्रकार के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के इसके चुनाव में यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो हमने यहाँ देखे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, तो ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमको देखने को मिलता है निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका। ठीक है, जैसे कि हमको पता है लोकतंत्र की जो व्यवस्था है यानी भारत में जो संविधान है, संविधान में भारतीय जनता को एक प्रकार से भारतीय जनता को समर्पित संविधान यहाँ देखा जा रहा है। जैसे शुरुआत में ही प्रस्तावना में बोला जा रहा है हम भारत के लोग यानी भारत के लोगों के लिए ही यानी भारत की जनता के लिए ही सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, जिसका मूल स्रोत जनता में निहित देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकतंत्र एवं निर्णय प्रक्रिया में जन सहयोग के निर्णय को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है तथा वास्तविक जो निर्णय है निर्णय लेने हेतु केंद्रीकृत अस्तित्व को जो है स्वीकार किया गया है। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका विभिन्न प्रकार से देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले तो चुनाव में अगर वोट किया जाए, चुनाव में मतदान किया जाए तो उसके द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार इनको दिया जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार इनको प्राप्त है।
इसके अलावा सार्वजनिक जो नीतियाँ बनाई जाती है, सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित सहभागिता ये निभाते हैं। कभी कभी प्रदर्शन की स्थिति आ जाती है तो प्रदर्शन में उपस्थिति का अधिकार भी इनको दिया गया है। ठीक है, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे कम्युनिकेशन करने का या फिर उनसे संचार बातचीत करने का इनको जो है एक प्रकार से भूमिका देखने को मिलती है इनकी। इसके अलावा देखें तो राजनीतिक मुद्दे से संबंधित, यानी कि जो अन्य नागरिक हैं उनके साथ में राजनीतिक मुद्दे से संबंधित वाद विवाद करना, ठीक है, किसी बात पे विचार करना, ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। कभी कभी हमको ये दबाव समूह के रूप में भी देखने को मिलते हैं। दबाव समूह की सदस्यता यहाँ देखने को मिलती है, यानी किसी दल या जो प्रत्याशी है उसको भी एक प्रकार से समर्थन देने का काम करते हैं। साथ में देखें तो जो स्वैच्छिक संगठन है उसका निर्माण करना, या फिर जो गैर सरकारी संगठन है जैसे हम एनजीओ की अगर बात करें तो एनजीओ का निर्माण करना भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं लोकहितवाद, यानी कि इसका सिंपल उदाहरण आप लिख सकते हैं पीआईएल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या होती है? पर्टिकुलर एक व्यक्ति के जो मामले है उसको लेकर नहीं जा सकते, किसी दूसरे, मतलब अपने खुद के लिए तो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, परंतु अगर दूसरे या फिर कोई सामूहिक रूप से कोई जो हित है उसके लिए कोर्ट में जाने का एक प्रकार से अधिकार इनको होता है या भूमिका इनकी होती है। इसे बोला जाता है लोकहितवाद का एक प्रकार से प्रयोग ये कर सकते हैं। फिर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं न्याय पद्धति में निर्णय की स्वीकार्यता के संबंध में इनकी भूमिका देखने को मिलती है। विभिन्न जो अभियान होते हैं उसमें भी अपने कार्य का संपादन करने संबंधी यहाँ भूमिका देखने को मिलती है। इसके बाद हम अगर देखें तो समुदाय जो विकास है उसके कार्य में भी यहाँ भागीदारी देखने को मिलती है। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के जो नियम है एवं जो विधान या लॉ बनाए जाते हैं उनकी मान्यता से संबंधित भूमिका। राजनीतिक दलों की गतिविधियों में एक प्रकार से देखें तो उसमें भी हमको ये भाग लेकर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी भूमिका देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने देखे निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका है, इनको आप अपने अनुसार भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स को। अब कुछ चीज़ें और होती है, जैसे राजनीतिक सहभागिता में कुछ राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं अलग अलग प्रकार से। तो हम यहाँ देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहली अगर बात करें यहाँ से, मतलब किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक सहभागिता का स्तर जो होता है एक वर्ग से दूसरे वर्ग या फिर एक समूह से दूसरे समूह में अलग अलग होता है, क्योंकि राजनीतिक सहभागिता कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे शिक्षा है, प्रजाति है, नगरीय ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वैवाहिक स्थिति है, गरीबी है, निवास की अवधि, इसके अलावा लिंग है और राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति। जैसे सबसे पहले बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा मतलब एजुकेशन, और सामान्य जो व्यक्ति है उसकी तुलना में जो उच्च मतलब जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है उसमें एक प्रकार से राजनीतिक सहभागिता की जो दर होती है वो अधिक पाई जाती है। जैसे अगर बात करें हम फ्रांस की, तो यहाँ देख सकते, देखिए फ्रांस में हमको क्या देखने को मिलता है, फ्रांस में देखने को मिलता है, अमेरिका में देखने को मिलता है, इटली में। इन अध्ययनों पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब अध्ययनों पर आधारित ये बात कही गई है कि जो शिक्षा है, शिक्षा यहाँ पे प्रमुख कारक माना जाता है। फिर प्रजाति की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रजाति जो होती है एक प्रकार से जो काले मतलब जो गोरे लोग होते हैं उनकी अपेक्षा काले में या फिर ऊंची जातियों की अपेक्षा निचली जातियों में राजनीतिक सहभागिता की दर कम देखने को मिलती है। नगरीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करें तो नगरीय जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षा ग्रामीण लोगों में राजनीतिक सहभागिता कम देखने को मिलती है। कभी कभी हमको वैवाहिक स्थिति भी यहाँ पर प्रभावित देखने को मिलती है। जैसे जो विवाहित होते हैं उनमें अविवाहितों की अपेक्षा राजनीतिक सहभागिता की दर अधिक देखी जाती है। साथ में गरीबी की बात करें तो जो गरीब होते हैं गरीबों में अमीरों की अपेक्षा राजनीतिक सहभागिता कम देखने को मिलती है। साथ में निवास की अवधि की अगर बात करें तो किसी समुदाय में व्यक्ति का जो निवास है जितनी लंबी अवधि का होता है उतनी ही राजनीतिक सहभागिता वहाँ देखने को मिलती है। अब जो लिंग यानी कि स्त्री पुरुष से संबंधित, यानी कि जो पुरुष है पुरुष को स्त्रियों की अपेक्षा राजनीतिक सहभागिता अधिक देखने को मिलती है, स्त्रियों में कम देखने को मिलती है। एक और चीज़ राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति की अगर बात करें तो जहां राजनीतिक संचार के माध्यम से राजनीतिक संचार का जो माध्यम है वो उपयुक्त है, राजनीतिक संस्थाएं सरल है, स्वतंत्र दलीय जो गतिविधियां है और राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता यहाँ देखने को मिलती है, वहाँ राजनीतिक सहभागिता की दर अधिक देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखा। तो इस हिसाब से अगर देखें हम यहाँ पे तो हमको जो जनता है यानी कि अंततः हम अगर बोलें तो जनता एक प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में एक प्रकार से जन सहभागिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, जो एक प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्वरूप को संचालन करने हेतु अपरिहार्य मान सकती है। साथ ही शासन के क्रियाकलाप है उनको भी प्रभावित करने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं जो लोकतंत्र है उससे संबंधित। यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई है ताकि आपके दिमाग में फिर से एक प्रकार से पिक्चर क्रिएट हो सके।
तो ये हमारी थर्ड यूनिट यहाँ पे एंड हो जाती है। ये आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न डाउट रहा होगा कि ये छोड़ दिया गया है, ठीक है, तो ये बाद में कंप्लीट करा गया है, मतलब ये पहले हो गया है समुदाय आधारित संगठन और मीडिया। अब लोकतंत्र की विशेषता भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने देखें लोकतंत्र क्या होता है, विस्तार से देखें। लोकतंत्र का सामाजिक व्यवस्था के रूप में, लोकतंत्र का जो है राज्य व्यवस्था के रूप में देखें। इसके अलावा लोकतंत्र की विशेषताएं देखें। साथ में हमने राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देखा। साथ में हमने जो है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के बारे में सारी चीज़ जाने, उसके उपकरण के बारे में जाने, टूल्स क्या क्या होते हैं उसके, और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अंतर्गत उसके प्रकार देखें, जो विभिन्न प्रकार के हमने देखें 11 प्रकार देखें। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से किस किस प्रकार है सारी चीज़ें वो हमने यहाँ देखें। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत कुछ उदाहरण देखे, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत जो विधानसभा है वो हमको देखने को मिली प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष में हमको राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यहाँ पे देखने को मिले। फिर हमने निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका देखें, इतने प्रकार से कुछ चीज़ें देखें जो सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक है। ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ने का आप काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जैसे फ़ायदा हो रहा है सबको यहाँ पे फ़ायदा होते चले, ठीक है। मेरा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो मुझे और अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहूँगा। और एक और चीज़, यहाँ पे आप टेलीग्राम जो चैनल, मतलब जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो उत्तर लेखन, मतलब आपको डेली यहाँ पे उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ में उसका रिव्यू भी कराया जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेकर चलना है, और जो कुछ प्रकार की अगर आपको डाउट है या कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।